नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन। COP27 में दुनिया के 8 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने पर मंथन। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली में और 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि बाली सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 के अन्य नेता समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। During the summit, Prime Minister Modi and other G20 leaders will deliberate extensively upon key issues of contemporary relevance, including the state of global economy, issues relating to energy, environment, agriculture, health, and digital transformation, etc. विदेश सचिव ने कहा कि सम्मेलन के अंतिम सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करेगा। भारत का कार्यकाल अगले वर्ष सितंबर तक रहेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील की एक तिकड़ी बनेगी। During our G20 presidency, India, Indonesia, and Brazil would be the Troika. This would be the first time in G20 that the Troika would consist of 3 developing countries and emerging economies in a row. Prime Minister will also address and interact with the Indian community and friends of India in Bali at the Indian community reception on the 15th of November. Indian and community and diaspora have a strong presence across Indonesia. Prime Minister will depart Bali on 16th November 2022. विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी की G20 में शामिल नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री बाली में भारतीय प्रवासी समुदाय से भी बातचीत करेंगे। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मुख्य मंच है और सभी प्रमुख वैश्विक आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 के सदस्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 85% है। इसमें विश्व की 2/3 आबादी और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पर बुरी नजर डालने वाली किसी भी ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। हरियाणा के झज्जर में रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का मुख्य ध्यान राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी शस्त्र और साजो सामान निर्मित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सुनने वाले देश की जगह अब बोलने वाला देश बन गया है और पूरी दुनिया भारत को सुनने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत अब शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जल्द ही वो शीर्ष 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं है। 8 से लेकर 10 वर्ष के अंदर हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। और याद रखिएगा, आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, 2047 आते आते अमेरिका को, चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। नंबर 1 पर यह भारत पहुंच जाए।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर है। गुजरात में अभी तक कुल 324 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। इनमें पहले चरण के लिए 316 और दूसरे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए हैं। पहले चरण में राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। उधर केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन मुंडा और परषोत्तम रूपाला, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केरल के भाजपा अध्यक्ष के राजेंद्रन ने आज गुजरात के विभिन्न इलाकों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं। पार्टी ने आज 2 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इधर कांग्रेस ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात में 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। विभिन्न दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए राज्य की जनता की सराहना की है। नवी मुंबई में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल के दौरान बहुत काम किए हैं और इसमें केंद्र सरकार का सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछली सरकारों पर पर्वतीय क्षेत्रों को जानबूझकर अनदेखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में जनसभा को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जनता तक पहुंचने की नीति अपनाती है और बिना किसी धर्म, जाति, नस्ल या दलगत भावना के आम जनता की आवश्यकता के अनुसार काम करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे पहले चिनाब नदी का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया गया था और अब इस पर कई विद्युत परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रामबन जिले में कृषि स्टार्टअप शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मेले का उद्घाटन करेंगे। व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेले का मुख्य विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। व्यापार मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहयोगी राज्य के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरला पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। एक रिपोर्ट। इस व्यापार मेले में देश विदेश के लगभग 2500 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जो अपने अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करेंगे। मेले का पहला 5 दिन विशेष रूप से व्यावसायिक दिनों के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं आम लोगों के लिए यह 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक निर्धारित है। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं। आम दिनों में छुट्टियों वाले दिन टिकट की दर बड़े लोगों के लिए 150 रूपये और बच्चों के लिए 60 रूपये होगी। वहीं सप्ताह के बाकी दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रूपये और बच्चों के लिए 40 रूपये रखी गई है, जबकि व्यावसायिक दिनों में दोनों वर्गों के लिए टिकट की दर अधिक होगी। वहीं दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुष विषय के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य पहलों और उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा। आयुष मंत्रालय के मंडप में स्वस्थ आयुष जीवन शैली के बारे में जानकारी देने के लिए विचार विमर्श की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
इस दौरान विभिन्न आयुष संस्थान और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी से जुड़े अनुसंधान निकाय अपने अपने मंडप लगाएंगे। मिस्र में चल रहे विश्व जलवायु सम्मेलन COP27 में दुनिया के 8 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कृषि और अनुकूलता विषय पर मंथन किया गया। सम्मेलन में जलवायु के अनुकूल कृषि विषय पर सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। अफ्रीका के कई देशों में लगातार सूखे, पाकिस्तान में बाढ़, यूरोप में बढ़ते रिकॉर्ड तापमान, अमरीका में घटती पैदावार और 3 करोड़ 70 लाख लोगों के भुखमरी का सामना करने को ध्यान में रखते हुए ये विषय महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान से विश्व स्तर पर गेहूं, तिलहन और उर्वरक की कमी पैदा हो गई है और मूल्यों में वृद्धि हुई है। अमेरिका के नेवादा राज्य में बढ़त हासिल करने के साथ ही सीनेट में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी अपना बहुमत बरकरार रखने में कामयाब रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी को अपनी असलियत समझ जानी चाहिए। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अब 50 सीटें हो गई हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के पास 49 सीटें हैं। जॉर्जिया सीट का चुनाव दिसंबर में होगा। इसके बाद अगर सीनेट में दोनों दलों को बराबर सीटें हासिल होती हैं तो ऐसे में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का वोट काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तुर्की के इस्तांबुल के एक व्यस्त इलाके में विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार ये लोकप्रिय स्थल पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भरा हुआ था। टेलीविजन सेवा CNN तुर्क ने कहा है कि नगर के ताकसिम क्षेत्र में आपात सेवाएं जाती देखी गईं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में हुगली से भारतीय जनता पार्टी सांसद लॉकेट चटर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुश्री चटर्जी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए श्री गिरी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तमिलनाडु में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और इरोड जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान 10 से 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में राहत कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंग्लैंड ने दूसरी बार 2020 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न में आज फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया। सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड पहला डबल विश्व चैंपियन बन गया है। इंग्लैंड के नाम इस समय एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब भी है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आज एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाए। जीत के लिए इंग्लैंड ने 138 रन का लक्ष्य 1 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन ने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं बेन स्टोक्स ने 49 गेंद में 52 रन बनाए और वो अंत तक आउट नहीं हुए। पाकिस्तान के लिए शान मसूद ने सबसे ज्यादा 38 रन की पारी खेली। वहीं बाबर आजम ने 32 रन बनाए। इंग्लैंड ने 2010 के बाद एक बार फिर से T20 विश्व कप अपने नाम किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन। COP27 में दुनिया के 8 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने पर मंथन। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली में। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।